तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सप्रेशंस फॉर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज in terms of thermodynamic variables। हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका कि हम यूज करते हैं जब हम मैक्सवेल रिलेशंस आगे यूज करेंगे। तो मैक्सवेल रिलेशन के साथ में हम और फिजिकल क्वांटिटी का भी यूज करते हैं, और वो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको हम इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, और आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हमारे पास जो है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, ये चार हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं। तो इनकी फॉर्म में हम उन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज को यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम यहाँ पे लिखते हैं, और उनका यूज हम मैक्सवेल रिलेशन के साथ करते हैं जो आगे के एक्सप्रेशन है या जो आर्टिकल्स हैं उनको डिराइव करने के लिए। और ये थर्मोडायनेमिक ये फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास वो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको कि हम सीपी यहां पे बोलते हैं। वैसे तो हमने ये पहले भी डिस्कस की हुई है। जो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास होती है, तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 1 mole of substance या 1 mole of gas by 1 Kelvin at constant pressure। ये हमारे पास इसकी जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास होती है, डेफिनेशन हमारे पास होती है कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है। मोलर स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो कि हम किसी गैस को देते हैं, और उस गैस का वो गैस कितनी होती है 1 मोल। तो हीट हम 1 मोल गैस को देते हैं और उसका टेम्परेचर हम चेंज करते हैं 1 केल्विन से। तो अगर हमारे पास मान लो ये हमारे पास कंटेनर है कोई, और इसके अंदर हमने 1 मोल गैस यहाँ पे डाली हुई है, और इस गैस का टेम्परेचर हमने इंक्रीज करना है 1 केल्विन से। 1 केल्विन से अगर हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो जितनी हीट हमें चाहिए होगी उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट बोल देंगे, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस केस में हम जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखेंगे। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और कुछ हीट 1 केल्विन टेम्परेचर 1 मोल गैस का इंक्रीज हमने करना है, तो जितनी हीट हमारे पास लगेगी उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो इस तरह से हम मोलर स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं, और इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं कि Cp इक्वल टू करली Q बाई करली T एट कांस्टेंट P। तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, मतलब करली Q बाई करली T। इसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने P लिखा हो, इसका मतलब है कि प्रेशर आपका कांस्टेंट है। और ये एक्सप्रेशन हमने पहले पीछे भी देखा था, 2-3 जगह हमारे पास आया था कि करली Q बाई करली T को हम मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाई 1 केल्विन, तो इसलिए हम इसको करली Q बाई करली T बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए। लेकिन हमें पता है कि जो हमारे पास करली Q या डेल्टा Q होता है वो हमारे पास जो है
डेल्टा क्यू हमारे पास क्या होता है, टी इंटू डी एस, मतलब चेंज इन हीट क्या होता है, टी इंटू डी एस के बराबर हमारे पास होता है। तो यहाँ भी हमारे पास चेंज इन हीट है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टी इंटू करली एस अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस करली क्यू को मैंने टी इंटू करली एस, मतलब डेल्टा क्यू हमारे पास चेंज इन हीट क्या होता है, टी इंटू डी एस, तो इसलिए मैंने इसको टी इंटू करली एस बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस तरह से भी हम इस सीपी को कई बार जो है यूज करते हैं। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि मैक्सवेल रिलेशन में ऐसी चीज हमारे पास आती है, करली एस बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वहां पे हमें चेंज करने की कई बार जरूरत पड़ती है। तो इसलिए सीपी को हम करली क्यू बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर भी लिख सकते हैं, और सीपी को हम टी इंटू करली एस बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर भी लिखते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत सारे एक्सप्रेशन में चेंज हम करते हैं कि कहीं पे करली क्यू बाई करली टी को हम टी इंटू करली एस बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर वहां पे लिखते हैं। तो ये पहली हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यहाँ पे लिखते हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, वो हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो नेक्स्ट हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के बजाय यहाँ पे हम जो है वॉल्यूम यहाँ पे कर देते हैं, और इसको हम सीवी से लिखते हैं। तो इनकी डेफिनेशन भी लगभग सेम है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास वही है कि इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे प्रेशर के बजाय यहाँ पे हम जो है वॉल्यूम करते हैं। तो इतना सा डिफरेंस है हमारे पास। ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में यही चेंज हमारे पास होगा कि अगर हमारे पास 1 मोल गैस है और उस 1 मोल गैस का टेम्परेचर आपने 1 केल्विन से इंक्रीज करना है, तो जितनी हीट 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए चाहिए होगी उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। लेकिन अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है तो उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का नाम यहाँ पे दे देते हैं। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो भी हम सेम ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ भी जो हमने पी किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपका आ जाएगा। तो एक की भी डेफिनेशन आपको पता है तो दूसरे की आप इजीली लिख सकते हैं। तो जहां पे भी एट कांस्टेंट प्रेशर था वहां पे आपने एट कांस्टेंट वॉल्यूम किया। बाकी हमारे पास मैथमेटिकली भी इनकी सेम जो है एक्सप्रेशन होता है, Cp इक्वल टू करली क्यू बाई करली टी एट V एंड Cp इक्वल टू करली क्यू बाई करली टी एट P। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे P लिखेंगे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे V लिखेंगे। तो दोनों की जो डेफिनेशन है हमारे पास सेम है। फिर इसके बाद हमारे पास जो तीसरा है फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तीसरी और चौथी। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका यूज हम आगे कई जगह करेंगे। ये हमारे पास क्या होता है, बोलता है इट इज द चेंज इन वॉल्यूम, इट इज द चेंज इन वॉल्यूम
पर यूनिट टेम्परेचर पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम per Kelvin rise in temperature. When pressure is kept constant. तो ये कई बार पूछा भी जाता है पेपर में कि व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से यहाँ पे दे सकते हैं कि हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, तो बोलता है इट इज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। जो हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास होगा सिस्टम का, उसको हम बटे में लेंगे पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। तो जब आप 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर वहां पे करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि जो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर एट प्रेशर कांस्टेंट, दैट इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। और अल्फा से इसको हम डिनोट करते हैं और ये हमारे पास क्या होता है 1/v और करली v अपॉन करली t एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसमें ये जो हमने थ्योरेटिकली कहा है इसको आप क्लियरली देख सकते हैं कि इट इज द चेंज इन वॉल्यूम करली v, इट इज द चेंज इन वॉल्यूम करली v को हम चेंज इन वॉल्यूम बोलते हैं पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये हमारे पास v जो है ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, जो कि फिक्स वॉल्यूम हमारे पास सिस्टम का होता है v पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, मतलब कि करली t इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये हमारे पास राइज इन टेम्परेचर मतलब चेंज इन टेम्परेचर हम इसको बोलेंगे करली t, तो ये बटे में है तो इसलिए हमने क्या बोला इट इज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर। तो ये दोनों बटे में है इसलिए यहाँ पे पर लगा दिया आपने, इन दोनों के केस में आपने पर लगा दिया, v के केस में भी और करली t के केस में भी। तो ये तो आ गया सीधा ही कि इट इज द चेंज इन वॉल्यूम लेकिन पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम एंड पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। तो इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का यहाँ पे नाम देते हैं। तो बोलता है कि ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है या आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो बोलता है कि अगर यहाँ पे करली v भी पॉजिटिव है और करली t भी आपका पॉजिटिव है तो तब इसकी वैल्यू हमारे पास जो है पॉजिटिव होगी, तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो अल्फा की वैल्यू डिपेंड पॉजिटिव किस पे होना डिपेंड करती है, इन दोनों पे। तो बोलता है कि अगर टेम्परेचर आपका राइज होता है और वॉल्यूम भी अगर आपका राइज होता है मतलब कि बढ़ता है, तो अगर टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा तो उस केस में अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू है, जो कि एक किसी सिस्टम का वॉल्यूम होता है हमेशा आपके पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम आपका नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए अल्फा उस केस में हमारे पास जो पॉजिटिव होता है। और कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ भी नेगेटिव आएगा यहाँ भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव बटा नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव। तो उस केस में भी अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव दो केसेस में हमारे पास होगी, या तो चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव होगा और वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, या तो चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव होगा या वॉल्यूम नेगेटिव होगा। तो दोनों ही नेगेटिव होंगे तब भी अल्फा पॉजिटिव होगा, दोनों ही पॉजिटिव होंगे तब भी अल्फा पॉजिटिव होगा। तो लेकिन अल्फा आपका नेगेटिव कब होगा, अगर चेंज इन टेम्परेचर तो पॉजिटिव होगा लेकिन चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा। मतलब ये अगर पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ तब भी अल्फा नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर ये आपका पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ तब भी अल्फा आपका नेगेटिव आएगा। तो मतलब विद द राइज इन टेम्परेचर अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता है, अगर विद द राइज इन टेम्परेचर कि टेम्परेचर बढ़ने से अगर किसी सिस्टम का वॉल्यूम कम होता है तो उस केस में अल्फा नेगेटिव आएगा। अगर
विद राइज इन टेम्परेचर किसी सिस्टम का वॉल्यूम आपका जो है, सॉरी, अगर विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर किसी सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तब भी अल्फा नेगेटिव आता है। तो इन दोनों में से अगर एक भी आपके पास नेगेटिव आ गया तो उस केस में अल्फा आपका नेगेटिव आएगा। तो 4 केसेस हमारे पास बनेंगे, करली वी और करली टी दोनों ही पॉजिटिव, और करली वी अपॉन करली टी दोनों ही नेगेटिव, या तो करली टी नेगेटिव करली वी पॉजिटिव, या तो करली वी नेगेटिव करली टी पॉजिटिव। तो अल्फा की वैल्यू इस चीज पे हमारे पास डिपेंड करेगी। और इसको हम फिजिकली किस तरह से बोलते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज एंड वॉल्यूम डिक्रीज, in that case alpha will be negative, and when temperature decreases and volume increases, in that case also alpha is negative. But when temperature increase also volume increase, in that case alpha is positive, and when temperature decrease volume also decrease, in that case alpha is again positive. तो इस तरह से आप इस चीज को बोल सकते हैं। तो इन्होंने एक ही लाइन में सारा कुछ वहां पे लिख दिया है बुक में, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। फिर इसके जैसा ही हमारे पास बिल्कुल एक तरह से हमारे पास है आइसोकोरिक प्रेशर कोफिशिएंट, या जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर वेरिएशन भी बोलते हैं। उसकी हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास आइसोकोरिक प्रेशर कोफिशिएंट। आइसोकोरिक प्रेशर कोफिशिएंट, और इसको हम कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर वेरिएशन भी बोलते हैं, प्रेशर वेरिएशन। तो ये जो पिछला था ये हमने वॉल्यूम, इसमें हमने वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया, इसलिए इसको हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलते थे। लेकिन यहाँ पे हम प्रेशर को डिस्कस करेंगे तो इसलिए हम इसको कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर वेरिएशन भी बोलते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर भी हम इसको सिंपली बोल सकते हैं, या इसको हम आइसोकोरिक प्रेशर कोफिशिएंट बोलते हैं। आइसोकोरिक क्यों? क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है कि आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं लेकिन प्रेशर को हम यहाँ पे चेंज करते हैं, तो इसलिए हम इसको आइसोकोरिक प्रेशर कोफिशिएंट का नाम भी यहाँ पे देते हैं। तो इसको हम किस तरह से यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी हमारे पास ऑलमोस्ट इसी तरह से है कि इट इज द चेंज इन प्रेशर। तो वॉल्यूम के बजाय यहाँ पे हम जो है प्रेशर कर देते हैं कि इट इज द चेंज इन प्रेशर पर यूनिट ओरिजिनल प्रेशर। तो पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम की जगह प्रेशर, पर यूनिट ओरिजिनल प्रेशर पर डिग्री पर यूनिट पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। बाकी सेम है हमारे पास, बाकी हमारे पास सेम है, लेकिन इसको हम यहां पे अल्फा के बजाय इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। इसको हम अल्फा के बजाय बीटा से डिनोट करते हैं। तो हमने जो पिछली डेफिनेशन थी उसमें क्या चेंज किया, जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन था, जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर वेरिएशन है या एक्सपेंशन है, उसमें हमारे पास डेफिनेशन में क्या है कि इट इज द चेंज इन प्रेशर। पिछले केस में हमने बोला था इट इज द चेंज इन वॉल्यूम, तो इट इज द चेंज इन प्रेशर पर यूनिट ओरिजिनल प्रेशर, वहां पे हमने बोला था पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, बाकी सेम है। तो हमने पिछली डेफिनेशन में वॉल्यूम की जगह प्रेशर चेंज करना है, और यहां पे भी हमारे पास जो डेफिनेशन है वो उसमें भी हमारे पास 1/p और यहाँ पे करली p बाई करली t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पिछली की मैथमेटिकली भी हमारे पास सेम था, वहां पे हमने क्या किया था चेंज इन वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे हमने किया चेंज इन प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम मतलब v, लेकिन हमने यहाँ पे किया p पर यूनिट प्रेशर एंड पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर।
तो इसको हम करली टी से यहाँ पे नोट किया, तो करली टी हमारे पास सेम है, लेकिन डेफिनेशन में हमने V की जगह P यहाँ पे लिखा, और जो वहां पे हमने कांस्टेंट प्रेशर लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने कांस्टेंट वॉल्यूम लिया है। तो इस तरह से हम दोनों की डेफिनेशन दे सकते हैं। और मैथमेटिकली अगर आप देखें दोनों को साथ में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारे पास 1/b और ये करली V बाई करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस तरह से अल्फा और बीटा के जो दोनों एक्सप्रेशन है वो मैं इस तरह से साथ में यहाँ पे लिखता हूँ कि ये अल्फा का है, तो इसलिए जो दोनों डेफिनेशन है आपकी अल्फा और बीटा की वो इकट्ठे आप इनको जो याद रख सकते हैं। तो इनका यूज आगे होगा हमारे पास जब हम डिफरेंट एक्सप्रेशन करेंगे। तो अल्फा हमारे पास जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है उसमें, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम यूज करेंगे और प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे। और जो बीटा हमारे पास होता है इसमें प्रेशर हमारे पास इंक्लूड होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमने V का लिखा था वो हमारे पास जो यहाँ पे P का आपके पास जो है आएगा एक्सप्रेशन। तो इस तरह से जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ भी आप सेम वे में बोल सकते हैं कि हमारे पास बीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव आपकी हो सकती है। बिल्कुल वही उसी तरह से हम यहाँ पे बोलेंगे कि बीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी कब, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। हमारे पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, उसका प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या हुआ, चेंज इज पॉजिटिव। इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि कोई क्वांटिटी इंक्रीज होती है उसमें चेंज जो है पॉजिटिव हो रहा है, तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो बीटा आपका पॉजिटिव आएगा। या डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा और डिक्रीज इन प्रेशर इकट्ठा ही होगा, तो उस केस में नेगेटिव नेगेटिव आएंगे आपके पास। जब किसी क्वांटिटी में डिक्रीज होता है तो हम बोलते हैं कि उसमें माइनस हो रहा है, नेगेटिव हो रही है क्वांटिटी। जो जब दोनों में डिक्रीज होगा तो तभी ये बीटा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो तभी ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा ऊपर और नीचे का। लेकिन आपका टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा, मतलब आप सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे लेकिन प्रेशर डिक्रीज होगा, तो उस केस में नेगेटिव होगा। या तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और प्रेशर इंक्रीज करेगा तब भी बीटा नेगेटिव होगा। तो इसमें भी आपके चार केस उसी तरह से यहाँ पे आएंगे। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनका की यूज हम आगे करते हैं। और पेपर में कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जाता है या 2 नंबर का कि व्हाट डू मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड व्हाट डू मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर वेरिएशन। तो ये आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जूल थॉम्सन इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है और ये ज्यादा नंबर में आपके पास आता है। कई बार ये 9 नंबर का इकट्ठा एक ही क्वेश्चन पूरा आ जाता है और बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए इसको बहुत समझ के और इसको पक्का कर लें, क्योंकि इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है इस क्वेश्चन की। तो जूल थॉम्सन इफेक्ट हमारे पास क्या है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो बोलता कि हमारे पास जो जूल थॉम्सन इफेक्ट है, ये जूल और थॉम्सन ने इसको दिया था, दोनों ने कंबाइन करके, तो इसलिए हम इसको जूल थॉम्सन इफेक्ट बोलते हैं। और थॉम्सन जो था उसका नाम लॉर्ड केल्विन भी हम उसको बोलते थे, थॉम्सन के नाम को दूसरा नाम जो था। तो कई बार हम इसको जूल केल्विन इफेक्ट भी बोल देते हैं, कई बार हम इसको जूल केल्विन इफेक्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि थॉम्सन का जो नाम था वो हमारे पास केल्विन के नाम से भी, लॉर्ड केल्विन के नाम से भी हम उसको बोलते थे। तो इसलिए इन दोनों ने मिलके इफेक्ट दिया, इसलिए हम इसको जूल थॉम्सन इफेक्ट यहाँ पे बोलते हैं। लेकिन ये इफेक्ट होता क्या है वो हम यहाँ पे समझेंगे। बोलता है कि जब कोई गैस हमारे पास एक्सपैंड होती है थ्रू नैरो ऑरिफाइस, तो हमारे पास जैसे हमारे पास यहाँ से मान लो इस पोर्शन से आपकी गैस जा रही है और आगे हमारे पास जो है बिल्कुल स्मॉल आपके पास पोर्शन है और ये गैस आपकी यहाँ से इधर को जा रही है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें से होके ये गैस आपकी आगे जाके जो एक्सपैंड हो जाती है, आगे जाके ये मैं मतलब बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं कि हमारे पास जूल थॉम्सन इफेक्ट है, अभी हम इसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो बोलता है कि थ्रू
नैरो होल्स, हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे होल्स हैं और उनमें से कोई गैस निकल के आपकी एक्सपैंड होती है आगे को। तो बोलता है जब कोई गैस हमारे पास एक्सपैंड होती है तो वो गैस आपकी ठंडी हो जाती है, इसको हम जूल थॉम्सन इफेक्ट बोलते हैं। मतलब बिल्कुल बेसिक वे में, अभी तो हम इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन बोलता है कि जब किसी होल में से हमारे पास कोई गैस पास करती है और आगे जाके वो एक्सपैंड हो जाती है तो वो ठंडी हो जाती है। और आपको पता है गैस कैसे ठंडी होती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब हम कोई एडियाबेटिक सिस्टम लेते हैं, एडियाबेटिक सिस्टम का मतलब कि बाहर से वो कोई हीट नहीं ले सकता है, ना बाहर को हीट दे सकता है, और वो एक्सपैंड होता है। तो एक्सपैंड होने पे क्या होता है कि जो गैस होती है वो सिस्टम के ऊपर काम करती है। अब कोई पिस्टन है, मैंने पहले भी ये चीज डिस्कस की है कि हमारे पास कोई पिस्टन है और ये गैस क्या करती है, इस पिस्टन को ऊपर धकेलती है, और इस सिस्टम को आपने जो है आइसोलेटेड किया हुआ है। अब गैस एक्सपैंड हो रही है, पिस्टन ऊपर को जा रहा है, लेकिन काम कौन कर रहा है इसमें, गैस। तो गैस जब काम कर रही है तो इसकी जो हमारे पास हीट है दैट विल डिक्रीज, तो इसकी हीट यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, मतलब गैस क्या होगी, ठंडी होगी। तो इसी वजह से जब कोई गैस एक्सपैंड होती है तो उसमें हमें कूलिंग देखने को मिलती है। तो ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ था, तो वही कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे भी हमारे पास जो यूज होता है जब हम इस जूल थॉम्सन इफेक्ट को यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो बोलता कि व्हेन ए रियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइडियाबेटिकली फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू ए, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि व्हेन ए रियल गैस is allowed to expand adiabatically from a region of higher pressure to a region of lower pressure, cooling is produced। तो ये होता है हमारे पास थॉम्सन इफेक्ट कि जब कोई गैस आपकी आइडियाबेटिकली एक्सपैंड होती है, पहले उस गैस का ज्यादा प्रेशर होता है लेकिन एक्सपैंड होने से उसका प्रेशर कम हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया पिस्टन का, तो गैस का प्रेशर कम हो जाता है और आइडियाबेटिक प्रोसेस आपने रखा होता है, तो उस केस में गैस में हमें कूलिंग देखने को मिलती है, और इसको हम यहाँ पे जूल थॉम्सन इफेक्ट का नाम यहाँ पे देते हैं। लेकिन बोलता है कि कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन गैस इज बिलो ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो बोलता है कूलिंग तभी होती है, एक कंडीशन और है यहाँ पे कि जैसा मैंने बताया कि ये हमारे पास पिस्टन आपका ऊपर को जा रहा है तो ये गैस हमारे पास जो कूल हो रही है, लेकिन बोलता है कि हमारे पास कूलिंग तभी होती है अगर इस गैस का टेम्परेचर जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से हमारे पास जो है कम हो। तो उस पर्टिकुलर वो टेम्परेचर जो होता है हमारे पास टीसी होता है, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये जो जूल थॉम्सन इफेक्ट है आपको तभी देखने को मिलेगा, मतलब गैस हमारे पास तभी ठंडी होगी अगर इस गैस का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो आपका टीसी से कम है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे कम जूल थॉम्सन इफेक्ट आपका अकर करता है। उस टेम्परेचर से ऊपर आपका जूल थॉम्सन इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए टीसी इज द टेम्परेचर बिलो विच जूल थॉम्सन इफेक्ट अकर। लेकिन अगर टेम्परेचर मान लो टीसी से ज्यादा है, हम क्या बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर जो है टीसी से ज्यादा है तो उस केस में गैस एक्सपैंड होती है, तो उस केस में आपकी कूलिंग नहीं होती है, उस केस में आपकी हीटिंग होती है। गैस आपकी हीट होगी, ये जो गैस है ये आपकी हीट होगी। तो ये हमें देखने को मिलता है। जो जूल थॉम्सन इफेक्ट तभी होगा अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम इस गैस का टेम्परेचर हो, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, अगर उस टेम्परेचर से कम अगर टेम्परेचर है और आप इस गैस को एक्सपेंड होने देते हैं तब ये गैस ठंडी होगी। लेकिन अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है, मान लो एक गैस थोड़ी गर्म है और कितनी गर्म है, इस क्रिटिकल टेम्परेचर से जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है उससे ज्यादा गर्म है, तो तब यहाँ पे आपको जूल थॉम्सन इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, मतलब गैस आपकी एक्सपेंड होगी तो गैस हीट होगी। ये कंडीशन होती है क्रिटिकल टेम्परेचर की हमारे पास। तो इनको हम आगे भी डिटेल डिस्कस करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर को अगेन। तो बोलता है कि एट टेम्परेचर एबव द हमारे पास टेम्परेचर ऑफ सॉरी यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको हम इन्वर्जन टेम्परेचर यहाँ पे बोलते हैं, TI। तो इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर भी आपका आगे आएगा। तो इस इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे ही आपका जो जूल थॉम्सन इफेक्ट है होता है, और इससे ऊपर जूल थॉम्सन इफेक्ट हमारा जो है नहीं होता है। अब हम इसको मतलब जो इसकी डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जूल थॉम्सन इफेक्ट किस तरह से होगा, जूल थॉम्सन ने क्या किया वो हम यहाँ पे देखेंगे कि जूल थॉम्सन ने जो है क्या किया और उन्होंने कैसे इस इफेक्ट को यहाँ पे देखा। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे पास एक बाथ लिया, वाटर बाथ लिया, मतलब एक बड़ा सा टब लिया या वाटर बाथ जिसको हम बोल सकते हैं, और इस टब में इन्होंने एक पानी डाला हुआ था और पानी को हीट किया हुआ था, और उस पानी का जो टेम्परेचर था वो फिक्स रखा हुआ था। जैसे मान लो पानी आपका 60 डिग्री गर्म है, उसका टेम्परेचर 60 डिग्री है, तो उस पानी का टेम्परेचर उन्होंने 60 डिग्री ही रखा, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर नहीं चेंज करेंगे। तो बिल्कुल हम इस तरह से यहाँ पे इसको रखेंगे। और फिर उन्होंने एक ट्यूब ली, इस तरह से एक ट्यूब ली बीच में इसके, और ट्यूब का जो एक एंड था वो स्पाइरल कॉपर ट्यूब से, इस तरह से हमारे पास एक स्पाइरल कॉपर ट्यूब थी, उससे स्पाइरल कॉपर ट्यूब जो थी उसका जो कनेक्शन था वो यहाँ पे आपका कंप्रेसर को दिया था। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंप्रेसर है, और कंप्रेसर क्या करेगा आपको पता है कि कंप्रेसर जो है जब आप इसको पिस्टन को यहां से दबाएंगे तो ये प्रेशर आप इस पोर्शन को यहां से डाल सकते हैं। मतलब यहां पे अगर आपकी कोई गैस है, जैसे आप गाड़ी को हवा भरते हैं तो हवा का प्रेशर होता है, तो यहां से गैस आपकी इधर को आएगी। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे कंप्रेसर है। कंप्रेसर का मतलब कि अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो इस रीजन में आपका प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ पे जो गैस होगी वो आपकी इस ट्यूब की तरफ यहाँ पे जाएगी। और ये वाली साइड ये ट्यूब हमारे पास जो ए बी है, ए बी हमारे पास ट्यूब है जिसमें ए वाली साइड हमने खुली रखी हुई है और बी वाली साइड को हमने थ्रू कॉपर स्पाइरल ट्यूब एक कंप्रेसर को कनेक्ट किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे कॉपर ट्यूब क्यों ली, क्योंकि आपको पता है कि कॉपर जो है हीट का अच्छा कंडक्टर होता है। तो जो जितना वाटर का टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है। यहाँ ये सारा यहाँ पे वाटर जो है पुट किया हुआ है बाहर वाली साइड। यहाँ पे ये आपका वाटर है, इसको हम वाटर बाथ यहाँ पे बोलेंगे। तो ये इसमें गर्म पानी आपने लिया और इसका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये इसको भी हीट करेगा जो यहाँ पे कॉपर की है। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे कांस्टेंट रखेगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बीच में आपके दो इंसुलेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे ये जो दो चीजें होती है, हमारे पास दो इंसुलेटर होते हैं और यहाँ पे हम एक पोरस प्लग का यूज करते हैं। ये जो हमारे पास है यहाँ पे, ये आपका पोर्स प्लग हमारे पास है। अब ये पोर्स प्लग हमारे पास या तो आपका सिल्क क्लॉथ से बना होता है या ऐसे मटेरियल से बना होता है जिसमें हमारे पास जो है छोटे छोटे होल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, जिन होल में से आपकी जब आप मतलब इस कंप्रेसर को दबाएंगे तो जो हवा है यहाँ पे जो गैस है वो इन होल्स में से क्रॉस करेगी ऊपर को। लेकिन ये क्रॉस तभी करेगी
जब आप यहां से प्रेशर इंक्रीज करेंगे। जब प्रेशर इस कंप्रेसर से आप यहां पे इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे एयर है वो इस पोर्स प्लग में से आपकी पास करेगी और दूसरी साइड को यहाँ पे हमारे पास जाएगी। तो आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे आपके पास एक कंबल है, तो कंबल थोड़ा सा उसमें ज़्यादा मोटा होता है और उसमें छोटे छोटे होल्स या छोटे छोटे पोर आपके रह जाते हैं। तो अगर आपने उसमें से हवा पास करनी है तो वैसे तो हवा नहीं पास होगी, हवा पास करनी है तो आपको जोर से मतलब जो प्रेशर है उस पर डालना पड़ेगा, तभी कंबल में से एयर क्रॉस करेगी। तो उस तरह से यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि ये पोर्स प्लग में छोटे छोटे पोर होते हैं, इसलिए हम इसको पोर्स प्लग बोलते हैं। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से ही इसमें से जो एयर है वो आपकी दूसरी साइड यहाँ पे निकलेगी। और हमारे पास यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक थर्मामीटर आप यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमारे पास एक थर्मामीटर है, ये हमारे पास यहाँ पे थर्मामीटर है और एक थर्मामीटर आप ऊपर लगा देते हैं। अब दो थर्मामीटर हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्यों? जूल थॉमसन इफेक्ट देखने के लिए। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या बोलता है कि जब गैस आपकी इस पोर्शन में से ऊपर को जाएगी, मतलब रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, मतलब एक्सपैंड कैसे होगी गैस? एक्सपैंड आपने देखो, एक्सपैंड जब गैस होती है पहले उसका प्रेशर ज्यादा होता है और एक्सपैंड होने पे प्रेशर कम हो जाता है, पिस्टन ऊपर जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। यहां से जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे, इस साइड में जो गैस का प्रेशर होगा P1 और टेम्परेचर हमारे पास होगा T1, लेकिन इस साइड में हमारे पास जो प्रेशर होगा वो होगा P2 और टेम्परेचर होगा T2। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला थर्मामीटर है यहाँ पे आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैस एक्सपैंड हुई है। एक्सपैंड कैसे? आपने यहाँ से प्रेशर इंक्रीज किया और ये गैस इस पोर्स प्लग में से पास करके इस साइड गई जो कि खुला है। अब जहां पे ओपन कर दो आप, पिस्टन हटा दो ऊपर से, तो क्या होगा कि वहां पे प्रेशर आपका घट जाएगा। जब गैस एक्सपैंड होगी तो उसका प्रेशर घट जाएगा। तो प्रेशर यहाँ पे कम हो रहा है, इस रीजन में ज्यादा हो रहा है, मतलब गैस एक्सपैंड हो रही है। तो ये जो पोर्स प्लग है क्या करता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको दूर दूर कर देता है। तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, मतलब गैस का एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। तो दूर दूर करने का काम, एक्सपेंशन करने का काम ये पोर्स प्लग करता है और पोर्स प्लग में से गैस पास करने के बाद एक्सपैंड होती है और यहाँ पे आपको कम टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो ये जो है जूल थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने कूलिंग देखने को मिली। तो मैथमेटिकल पोर्शन इसका हम कंटिन्यू रखेंगे।